नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। मैं हूं नीरज और आज बातचीत होगी स्टेट ऑफ इकोनॉमी पे कि हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है। दरअसल बहुत सारे पर्सपेक्टिव में अगर हम इसको देखते हैं तो अलग अलग नज़रिए से अलग अलग राय बनती है, लेकिन अगर आप इंटरनल्स देखें, नंबर्स देखें तो आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाई पड़ती है। अगर आप जीएसटी कलेक्शन देखें तो एक बड़ा उत्साह सा दिखता है यहाँ पे कि बहुत तेज़ी है। कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन बढ़िया है, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है, व्हीकल सेल्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, रियल एस्टेट की सेल्स डिकेट्स के हाई पे चल रही है। लेकिन क्या तस्वीर इतनी खूबसूरत है? क्या ये मान लेना चाहिए कि जो नेशनल डेट है हमारा वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, करेंसी काफ़ी वीक हो गई है? तो ये जो पूरी सिचुएशन बन रही है, तस्वीर क्या है इसकी? अगर इकॉनमी इतनी अच्छी है तो ये डाउनग्रेड्स क्यों आ रहे हैं? वर्ल्ड बैंक क्यों डाउनग्रेड कर रहा है? आईएमएफ ने वार्निंग दी है कि अगले 2 हफ्तों में वो डाउनग्रेड कर सकते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी को और इंडियन इकोनॉमी को भी, और तमाम ब्रोकिंग एजेंसीज को आप देखें तो वो भी थोड़ा थोड़ा डाउनग्रेड कर रहे हैं। रादर आरबीआई को देखिए, उन्होंने भी 0.2% घटा दिया है FY23 की जीडीपी को। तो दरअसल सिचुएशन है क्या, स्थिति क्या है? और इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात निकल के आ रही है कि हमारी करेंसी रुपया डॉलर के अगेंस्ट बहुत वीक हो रहा है। इस साल करीब 10%, 2022 की बात मैं कर रहा हूँ, कैलेंडर ईयर की, तो 10% कमज़ोर हो चुका है और लगातार हमारे फॉरेक्स में डेंट हो रहा है। मोटे तौर पर अगर आप देखें तो जब युद्ध शुरू हुआ था यूक्रेन का, उसके बाद से ऑलमोस्ट 85-86 बिलियन डॉलर्स का हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम हुआ है। तो इस सब को अगर मैं समझने की कोशिश करूँ कि स्टेट ऑफ इकोनॉमी क्या है, तो हमें शायद सही पिक्चर समझ में आएगी। और स्टॉक मार्केट की एक अलग कहानी अपनी चलती रहती है। इसी पे आज बातचीत हम करेंगे कि दरअसल इकॉनमी किस दिशा में जा रही है, क्या कोई ऐसी चीज़ हम मिस कर रहे हैं जो आगे हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है, या सब कुछ ठीक ठाक है, हम ज़बरदस्ती बेमतलब में चिंता करते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है, मैं आपसे उनका परिचय करा दूँ। डॉक्टर निरंजन हिरनदानी हमारे साथ हैं, हिरनदानी ग्रुप के चेयरमैन हैं और रियल एस्टेट के जाने माने नाम हैं, तो एक बड़ा इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव डॉक्टर साहब हमें देते हैं। डॉक्टर राधिका पांडे हमारे साथ हैं, NIPFP की सीनियर फेलो हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, इनसे बातचीत करूंगा मैं। शुभमय भट्टाचार्य जी हैं, सीनियर इकोनॉमिक जर्नलिस्ट हैं, और मेरे ध्यान है जब हम लोग पिछली बार बात कर रहे हैं तो इन्होंने यूके की करेंसी को लेकर के बड़ी बात कही थी कि वो एक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनेगी शायद। प्रकाश दीवान जी हैं, मार्केट के एक्सपर्ट हैं और हमारे साथ अक्सर जुड़ते तो एक नया अंदाज, नए पर्सपेक्टिव में इनसे बातचीत होगी। और मेरे मित्र अनुराग सिंह अमेरिका से, जिनको मैं रोज़ सुबह जगा देता हूँ, वो जुड़ रहे हैं। और क्योंकि असली समस्या की जड़ वहीं पे है, यूएस से ही सारी मुश्किलें खड़ी हो रही, दुनिया भर को उसने परेशान कर रखा है डॉलर के संदर्भ में, तो वहाँ की क्या स्थिति है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन डॉक्टर हिरनदानी, बिल्कुल सीधा सपाट सवाल है, क्या सब कुछ ठीक ठाक है? अगर ठीक ठाक है तो फिर ये डाउनग्रेड्स क्यों आते हैं? इंडिया के लिए जरूर एक कठिनाई जो है वो है रशिया यूक्रेन की जंग, क्योंकि उसके कारण जो तेल के भाव बढ़ गए हैं और जो ट्रैवल के और जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मेरे अंदाज से इसके कारण काफी बढ़ गई है। तो आज के तारीख में जो आप देखेंगे जो रिवर्सल आया है वो ये जंग के कारण बहुत ही बढ़ गया है, क्योंकि दिस इज वन कॉस्ट जो हमें अफोर्डेबल नहीं हुआ है। लेकिन जब हम इंटरनल बात करते हैं, जहां हमारी इंटरनल ग्रोथ की बात करें, रियल एस्टेट हमारा है, यहाँ हम देख रहे हैं कि लगभग 15 से 20% बढ़ गए हैं, वॉल्यूम भी बढ़ गया है, प्राइसेस 5 to 7% to 10% बढ़ गए हैं। तो मेरे अंदाज से ये सेक्टर बहुत अच्छे चल रहा है। और भी जितने भी सेक्टर्स अभी हैं, फिर रोड के सेक्टर्स के देखिए, ट्रांसपोर्ट के देखिए, तो वो बढ़ गया। जीएसटी के जो कलेक्शंस हैं वो भी बढ़ गए हैं, स्टेट के और इनकम टैक्स के जो कलेक्शंस हैं वो भी बढ़ गए हैं। तो ओवरऑल हम इंटरनल जितने बात करते हैं वो जरूर बढ़ गए हैं। जहां हमारी एक्सटर्नल बात होती है, एक्सपोर्ट्स की बात होती है, वहां जरूर हमें प्रॉब्लम आया। यूरोप के जो एक्सपोर्ट्स थे वो कठिनाई में हैं, और भी जितने एक्सपोर्ट स्टील्स के हम करते थे, ड्यू टू ड्यूटीज एंड अदर इश्यूज, वहां हमारी कठिनाई आए। तो मेरे अंदाज से जो बातें चल रही है वो इंटरनल प्रॉब्लम्स के लिए नहीं है, जो एक्सटर्नल उसका इफेक्ट है वो इंडिया को लग रही है। तो ये डेफिनेटली हमें अफेक्ट हो। एक बात जो मैं आरबीआई और गवर्नमेंट को अग्री नहीं करता हूं कि
जो हम इंटरेस्ट रेट्स जो बढ़ा रहे हैं अभी, वो काफी ज्यादा कर दिया है। ये इंस्टेड ऑफ ओनली मॉनेटरी इंटरवेंशन, हमें फिजिकल इंटरवेंशन हम करें तो मेरे अंदाज से वी वुड बी इन अ मच बेटर सिचुएशन देन जस्ट इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट्स, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीजिंग is not helping the economy now anything further। और मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार कुछ इंटरवेंशन करें, जैसे हमने तेल के बारे में उन्होंने किया था, एक्सपोर्ट्स में किया था, वहां हमारी इंटरवेंशन ज्यादा होनी चाहिए। और आरबीआई को बाकी के जो अब तक किया है वो ठीक है, लेकिन और ब्याज इंक्रीज नहीं करना चाहिए, ये हमारा पर्सनल मत है। और मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा इंक्रीज करने से देश को प्रॉब्लम ज्यादा आएगा और फायदा कम हो सकता है। हाँ, लेकिन शायद करेंसी को बचाने के लिए, रोकने के लिए मजबूरी में या कैसे भी करना चाह रहा है। डॉक्टर राधिका, क्या ये जो मूव लिए जा रहे हैं आरबीआई की तरफ से, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हिरनदानी जी कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ब्याज दर बढ़ाने से अब शायद उतना फ़ायदा नहीं होगा, मैं ये समझने की कोशिश आपसे करूँगा, क्या इस वक्त हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम करेंसी को बचाना हो गया, जिसके लिए हम ब्याज दर भी बढ़ा रहे हैं और अपना फॉरेक्स भी खर्च कर रहे हैं? जी बिल्कुल। अभी आप देखें तो इतना ज़्यादा मॉनेटरी टाइटनिंग हो रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर हम यूएस फेडरल रिजर्व की बात करें तो उन्होंने ऑलरेडी इस साल 300 बेसिस पॉइंट्स यानी कि 3% इंटरेस्ट बढ़ा दिया है, और जिसके कारण आगे भी उनका जो प्रोजेक्शंस है उसके अनुसार आगे भी आने वाले समय में, आने वाले कुछ महीनों में वो और इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। तो जब वो और इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, आप देखें कि यूएस का जो डॉलर है या डॉलर इंडेक्स की अगर हम बात करें, वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि यूएस की फेडरल रिजर्व पॉलिसी बहुत ज़्यादा टाइटनिंग की ओर जा रही है। तो इस लिहाज से अगर, और उसके कारण उसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन रुपी पे और जो और नॉन डॉलर करेंसीज हैं, पाउंड है, यूरो है या एशियन करेंसीज है, उसमें हमको देखने को मिलता है। अभी तक हमने देखा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी को डिफेंड करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का इस्तेमाल कर रही है, इंटरवेंशन कर रही है, और इसके कारण रुपी जो है वो बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट नहीं हुआ। अगर हम 10% देखें तो कुछ और करेंसीज हैं जिनका डेप्रिसिएशन इससे बहुत ज़्यादा है। लेकिन आगे आने वाले समय में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हम कितना यूज़ कर सकते हैं, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि देयर आर सम इंडिकेटर्स टू असेस द एडिक्वेसी। तो ऑलरेडी जैसे आपने कहा कि हम लोग $85 बिलियन हम अपना यूज़ कर चुके हैं फॉर डिफेंडिंग द रुपी। तो आगे आने वाले समय में उस चीज़ पे रिविजिट करना ज़रूरी है। और जो दूसरी स्ट्रैटेजी है विच इज़ इंटरेस्ट रेट डिफेंस, इंटरेस्ट रेट के से हम करेंसी को डिफेंड कर रहे हैं, तो उस चीज़ की ओर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रुझान दिख रहा है। क्योंकि आप देखें कि 30 सितंबर को जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 50 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट हाइक किया, तो रुपया में थोड़ा सा उछाल आया, स्टॉक मार्केट में उछाल आया। तो अब नाउ ये एक मतलब डिफरेंट सेंट्रल बैंक्स आर डूइंग इंटरेस्ट रेट हाइक्स टू डिपेंड द करेंसी, और दूसरी ओर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। तो आरबीआई ये एक्नॉलेज आप देखें तो वो नहीं करेगी कि ये रुपी को डिफेंड करने के लिए है, बट देर इज दैट स्ट्रैटेजी इज ऑल्सो इन माइंड कि रुपी को डिफेंड करने के लिए फॉरेक्स रिजर्व्स का इस्तेमाल ना करके इंटरेस्ट रेट का को बढ़ाना, इस समय वो इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। नहीं, तो जो डॉक्टर हिरनदानी कह रहे हैं कि अब बार बार ब्याज दर बढ़ा के उसको डिफेंड करेंगे, ये फिर आपकी इकोनॉमी को हर्ट करने लगेगी, और ये